गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज 9 जनवरी का डिस्कस करेंगे। इसमें 3 मेजर न्यूज़ है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो GS3 का के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, UPSC GS3, वो है तमिलनाडु अ पाइनियर इन पेंशन रिफॉर्म रिवर्सेस कोर्स 2 डिकेड्स ऑन। तो तमिलनाडु ने रिसेंटली के जो उनके पेंशन की जो उनकी स्कीम है उसमें चेंजेस करे हैं, उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे जो रीसेंट डिसीजन था ट्रम्प का और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का टू एग्जिट फ्रॉम मल्टीलैटरल क्लाइमेट अग्रीमेंट्स। तो वो एक आर्टिकल है आज के एक्सप्रेस में एक्सप्लेन पेज में। डिस्पाइट पैची रिकॉर्ड्स यूएस क्लाइमेट एग्जिट विल स्टिल पिंच करके ये अमिताभ सिन्हा ने लिखा है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है इनसाइड आसाम्स गवर्नमेंट कंटेंशंस एसटी स्टेटस बिड फॉर 6 कम्युनिटीज। तो असम में जो गवर्नमेंट है वो 6 नई कम्युनिटीज को जो अभी ओबीसी में आती है उनको एसटी स्टेटस देने के बारे में सोच रही है। तो ये तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। ये पॉलिटिजियस 2 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो सेकेंड टॉपिक है वो हमारे को इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से भी और GS3 के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिफोर आई स्टार्ट द डिस्कशन, मैं बताना चाहूँगा कि माई सेल्फ आई एम राहुल एंड मैंने खुद यूपीएससी के 2 इंटरव्यू दिए हैं, सिविल सर्विसेज के 2 इंटरव्यू दिए हैं। इन केस आपको कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन मेंटरशिप की ज़रूरत हो तो आप नीचे गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, 9 जनवरी का पेपर है और जो पहला टॉपिक है वो है ये तमिलनाडु वाला। तमिलनाडु अ पाइनियर इन पेंशन रिफॉर्म्स। सो बेसिकली क्या हुआ है, तमिलनाडु गवर्नमेंट जो थे वो 2000 में बिफोर न्यू पेंशन स्कीम, सेंटर ने न्यू पेंशन स्कीम लाने से पहले ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये देखा कि ये जो एक्सपेंडिचर है पेंशन का वो बढ़ते जा रहा है और भविष्य में भी ये बढ़ते जाएगा। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले पेंशन रिफॉर्म्स लाए थे। कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम उन्होंने लाई थी जिसमें एम्प्लॉयज को भी कंट्रीब्यूट करना था और स्टेट गवर्नमेंट इक्वल कंट्रीब्यूशन करती थी, जो फिर 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपनाया। तो तमिलनाडु वाज द फ्रंट रनर। तमिलनाडु ने रिफॉर्म्स पेंशन में रिफॉर्म करना स्टार्ट किया था। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन सीजन है, ये जो आर्टिकल है पी वैद्यनाथन अय्यर जी ने लिखा है उसमें इन्होंने चीजें बताई है कि कैसे जो तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम है जो कि रीसेंट स्कीम है, इसमें जो खर्चा है सरकार का वो बढ़ने वाला है। तो वन टाइम कॉस्ट जो है ये स्कीम इम्प्लीमेंट होगी। ऐसा लिखा है कि दे विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम बाय 1 जनवरी 2027। अगर ये स्कीम इम्प्लीमेंट होती है तो फर्स्ट वन टाइम कॉस्ट है 13,000 करोड़ का और रिकरिंग कॉस्ट है 11,000 करोड़ पर ईयर। तो इतने से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का वो बढ़ने वाला है। याद रखना कि यही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था जिसकी वजह से उन्होंने रिफॉर्म्स लाए थे 20 साल पहले, जयललिता जी की सरकार थी उस समय, ऐसा आर्टिकल में लिखा गया है। तो अगर अपन ये देखेंगे कि तमिलनाडु का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हिसाब से जो पेंशन का एक्सपेंडिचर है वो ऑलमोस्ट 11% ऑफ द बजट है। और ये जो टैप स्कीम है तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम, जो नई स्कीम जो गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर वो सरकार में वापस आ गए तो वो ये इम्प्लीमेंट करेंगे, इसकी वजह से ये जो पेंशन एक्सपेंडिचर है एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ओनली गोइंग टू गो अप। नाउ इसमें सर्टन चीजें बताई गई है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसमें जो टैब स्कीम है उसमें है कि आपको 50% 50% को जो भी एम्प्लॉयज होंगे जो तमिलनाडु सरकार से ये रिटायर होंगे उनको 50% पेंशन फिक्स कर दी गई है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर ये स्कीम लागू हो गई तो आपको 50% ऑफ योर लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% पेंशन मिलेगा। तो बेसिकली ये 50% होता है बेसिक पे का। तो सपोज करो बेसिक पे किसी की 60,000 है
तो 30,000 तो उसको पेंशन मिलेगी। उसके ऊपर डियरनेस अलाउंस होता है, वो होता है वो हर साल दो ट्वाइस, एवरी ईयर ट्वाइस वो चेंज होता है, एक जनवरी में और जुलाई में। जितनी महंगाई बढ़ती है उतना वो परसेंटेज बढ़ता है, तो डियरनेस अलाउंस होता है। तो सपोज करो कि 50% डियरनेस अलाउंस भी है और 50% बेसिक पे का पेंशन मिल रहा है, तो पेंशन कितनी होगी? 60,000 की अगर पेंशन होगी, 60,000 किसी की लास्ट बेसिक पे होगी किसी की, तो 30,000 विल बी पेंशन और 50% ऑफ दैट बेसिक पे विल बी डियरनेस अलाउंस, इफ 50% इज द डियरनेस अलाउंस। समझ में आ रहा है? तो 50% ऑफ 30,000 कितना हुआ? 15,000। तो टोटल पेंशन कितनी बनी? 30,000 जो आई है बेसिक पे के 50% से, और जो 50% आया है बेसिक पे का उस पे 50% डियरनेस अलाउंस 15,000, तो टोटल पेंशन बनी है 45,000 की। तो दिस इज हाउ पेंशन इज कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे जो टैप स्कीम है, टैप स्कीम तमिलनाडु गवर्नमेंट की, उसमें उन्होंने बोला है कि आपको 50% ऑफ योर लास्ट ड्रॉन सैलरी मिलेगी एज पेंशन। सेकेंडली जो उन्होंने बोला है वो है कि आपके नॉमिनी को 60% मिलेगा। अगर जो पेंशनर है वो ही डाइज ड्यू टू एनी रीजन, तो जो नॉमिनी होगा उसको 60% मिलेगा, विच इज अबाउ द नेशनल एवरेज। 60% ये काफी अच्छा नंबर है इफ वी थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द फैमिली ऑफ द पेंशनर। अभी इसमें दो चार चीजें और बताई है, जैसे कि जो अभी ये आर्टिकल में इन्होंने ये भी बताया है कि जो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो बढ़ने वाला है। वन टाइम कॉस्ट, एज आई हैव सेड बिफोर, इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 13,000 करोड़। तो अगले साल इनको बजट में 13,000 करोड़ की तरतूद करनी पड़ेगी और फिर एवरी ईयर रफली अराउंड 11,000 करोड़ ऐड करने पड़ेंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्रीज होगा और शायद तमिलनाडु जो काफी इकोनॉमिकली अच्छे से ग्रो कर रहा है पिछले कई सालों से, उनको प्रॉब्लम आ सकती है इन फ्यूचर। बट लुकिंग एट द पास्ट 2 डिकेड्स, जो पिछले 20 बरस रहे हैं, उसमें ये देखा गया है कि तमिलनाडु का जो पेंशन रिफॉर्म्स उन्होंने लाया था उसकी वजह से उनका जो पेंशन बर्डन है वो कम हुआ है, पर अभी शायद वो बढ़ सकता है। तो ये पहला आर्टिकल था। अगर आपको मैं, बिफोर आई कंक्लूड दिस आर्टिकल, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज, पेंशन एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट का देखोगे तो वो अभी रफली 7% के आसपास है, बट ये जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का है वो अभी रफली 11% है, विच इज बेटर देन a lot of states. Now coming back to the second article, which talks about US climate exit from multilateral institutions. तो ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने डिसीजन लिया है कि वो 100 से ज्यादा मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से बाहर निकल रहे हैं, उसके बारे में अमिताभ सिन्हा जी ने एक आर्टिकल लिखा है। इसके बारे में आपको अगर मैं बताना चाहूंगा, अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है, इन्होंने बोला है कि जो यूएनएफसीसी है, जो फाउंडेशनल अग्रीमेंट है क्लाइमेट रिलेटेड, उससे उन्होंने विड्रॉ किया है। आपको याद होगा 2020 में भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने पेरिस अग्रीमेंट से विड्रॉ किया था। पेरिस अग्रीमेंट को जो बाइडेन गवर्नमेंट ने 2021 में रिज्वाइन किया था। अब 2026 में हम देख रहे हैं कि उन्होंने वापस विड्रॉ किया है, बिकॉज ट्रम्प हैज कम बैक टू पावर लास्ट ईयर, तो उन्होंने वापस इसको विड्रॉ किया। तो कल को अगर एडमिनिस्ट्रेशन में शिफ्ट होगा तो क्या पता ये वापस इसको रिज्वाइन करे। अब इन्होंने जो मेजर इंस्टीट्यूशंस का जो नाम लिखा है वो है यूएनएफसीसीसी, जिससे उन्होंने विड्रॉ किया है। एक साइंटिफिक बॉडी होती है इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उनसे भी उन्होंने विड्रॉ किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इंडिया और फ्रांस ने बनाई थी 2015 में पेरिस अग्रीमेंट के साइड पे, जब उन्होंने ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई थी, तो उससे भी अभी यूएस गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया है। एंड इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये ऑर्गेनाइजेशन से भी यूएस गवर्नमेंट ने अभी विड्रॉ किया है। अब जो इसका इम्पैक्ट है वो क्या होगा? तो यूएस गवर्नमेंट, आपको पता ही है कि यूएस इज द मोस्ट डोमिनेंट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अब जब वो डोमिनेंट है तो उनके पास काफी पैसा भी है, तो ये पैसा जाता है क्लीन एनर्जी में।
लाइक फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में गूगल का अभी एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें 150 मेगावाट सोलर पावर वो लोग प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो गूगल के पास इतनी पावर है, गूगल के पास इतना पैसा है क्योंकि वो अमेरिकन कंपनी है। अमेरिका इज अ डोमिनेंट इकोनॉमी और जो उनकी कंपनीज है दे आर द डोमिनेंट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर उनकी गवर्नमेंट ही उनको एनकरेज ना करे कि तुम जाके रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करो, क्लीन एनर्जी पे काम करो, तो जो इंटरनेशनल फंडिंग होगी वो काफी ज्यादा रुक सकती है। जो क्लाइमेट फाइनेंसेस है और टेक्नोलॉजी है जो डेवलपिंग कंट्रीज को देनी है, जिसकी वजह से उनके जो कंट्रीज में नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उस पे जो टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट फाइनेंस आना है वो शायद अब काफी कम हो जाएगा। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो आदित्य बिरला रिन्यूएबल एनर्जी जो कंपनी है उसमें ब्लैक रॉक जो अगेन अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है, उस वो करीबन 3,000 करोड़ इन्वेस्ट कर चुकी है। तो ऐसे जो पैसा बाहर की कंपनी से आने वाला है वो शायद अब रुक जाएगा क्योंकि उनकी कंपनी बोलेगी कि हमारी गवर्नमेंट खुद इसको एनकरेज नहीं कर रही तो हम क्यों इसको एनकरेज करें। सी, ये जो कंपनीज है ब्लैक रॉक और गूगल, दे हैव नॉट डन इट एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने ये शायद किया होगा उनके प्रॉफिट मोटिव के लिए, उनकी इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए, बट एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट इतनी फोर्थ कमिंग नहीं है तो शायद वो लोग भी इसको इतना तवज्जो ना दे। तो ये इसका एक मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। बिफोर इसमें एक और चीज लिखी है कि जो यूएस है उसने हमेशा फ्लिप फ्लॉप किया है। और आपको पता ही होगा कि जो क्योटो प्रोटोकॉल था 1997 में जो फिक्स्ड टारगेट रखता था उसको भी यूएस ने कभी ज्वाइन नहीं किया है और अभी अभी तक उन्होंने कभी उसको ज्वाइन नहीं किया था। तो यूएस के जो क्लाइमेट से रिलेटेड भाषण था वो हमेशा से काफी ऊंचा था, लेकिन उन्होंने कभी भी स्पेसिफाइड टारगेट्स नहीं लिए और क्योटो प्रोटोकॉल से भी वो बाहर थे। तो ये जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी का फेवरेट है, स्पेशली क्योटो प्रोटोकॉल, यूएनएफसीसी, आईपीसीसी। तो इसको आपको काफी अच्छे से पढ़ना है और इसके नोट्स बनाने हैं। एक और चीज जो इन्होंने लिखी है वो है कि अभी जैसे यूएस अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा तो यूरोपियन कंट्रीज और चाइना इसमें लीड ले सकते हैं। इंडिया ने एक्चुअल में, आपको अगर पता हो, इंडिया ने इसमें काफी अच्छा काम किया है और इंटरनेशनल एजेंसीज ने इंडिया को काफी प्रेज भी किया था व्हेन दे सॉ कि इंडिया इज डूइंग मच बेटर व्हेन इट कम्स टू देयर इमिशन रिडक्शन। तो इंडिया इसमें काफी आगे अच्छा काम कर रहा है। जैसे कि आपने देखा ही होगा जो सोलर कंपनीज है, विंड पावर कंपनीज है, इंडियन स्टॉक मार्केट में उन्होंने पिछले 3-4 सालों में काफी अच्छा रिटर्न भी दिया है। शायद पिछले 6-7 महीनों से वो उन्होंने इतना अच्छा नहीं किया है एंड मे बी मार्केट को कहीं ना कहीं ये अंदाजा था कि शायद जो नए प्रेसिडेंट है मिस्टर ट्रम्प, उनकी पॉलिसीज इतनी क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं रहेंगी और जो फ्यूचर फाइनेंस है, जो फ्यूचर डिमांड है जो इस सेक्टर में आ सकती थी वो शायद इतनी ना आ पाए। तो दूसरा एक और चीज जो इसमें नहीं लिखी जो मेरे को लगता है, अभी रिसेंटली इंडिया के स्टील पे 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में आया था कि यूरोपियन गवर्नमेंट ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के हिसाब से टैक्स लगा दिया गया था। तो आप ये द्वंद देख सकते हो, ऑन वन हैंड यूरोप विच इज अ पार्टनर कंट्री ऑफ अमेरिका इज गोइंग टूवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलाइजेशन और वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड अमेरिका विच इज सपोज टू बी कि एक लीडर जिसने हमेशा एक लीडर की तरह खुद को दिखाया है और हमेशा मॉरल सुपीरियोरिटी की पोजीशन से बात करी है, वो कैसे बर्ताव कर रहे हैं और यूरोपियन यूनियन कैसे बर्ताव कर रहे हैं। तो अभी देखना पड़ेगा कि जो ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है इसका जो डिस्कशन होगा ईयू और अमेरिका का, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज भी वहां काफी सारी चीजें एक्सपोर्ट करती है तो उसमें काफी नोकझोंक हो सकती है। तो ये आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बताया है। अब इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे अब जो इंडिया की जो करंट गवर्नमेंट है उनका रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट काफी बड़ा है और काफी सारी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आ चुकी है इसमें। बट अभी देखना ये पड़ेगा कि आगे चल के इंडिया को जो फाइनेंस की जरूरत है, इंडिया को जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी की जरूरत है,
वो आएगी या नहीं। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया, गूगल जो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और आदित्य बिरला के साथ जो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और शायद काफी सारे और अमेरिकन कंपनीज यहाँ इंडियन कंपनीज के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, तो शायद ये सारे प्रोजेक्ट्स अभी इतने ना आ पाए। और अपने को देखना पड़ेगा कि ये जो यूएस ने डिसीजन लिया है उसका क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज पे क्या इम्पैक्ट होता है। इन द शॉर्ट रन इट माइट नॉट हैव मच ऑफ एन इम्पैक्ट, बट लॉन्ग रन अगर देखा जाएगा तो शायद इसका क्लाइमेट वाइज बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और इंडियन इकोनॉमी में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट, स्पेशली कंपनीज रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी which has grown many fold in recent years might also correct। ये सेकंड आर्टिकल था अमिताभ सिन्हा जी का। इसमें जो चीजें थी, सम ऑफ दोज थिंग्स मैंने खुद से रिसर्च करके ऐड करी है, और थोड़ी चीजें इस आर्टिकल में अमिताभ जी ने लिखी थी। और जो तीसरी आर्टिकल है वो है इनसाइड असम्स गवर्नमेंट कंटेंशियस एसटी स्टेटस बिड फॉर 6 कम्युनिटीज। ये जो आर्टिकल है अब हम इसको डिस्कस करेंगे। अब असम में इलेक्शंस है इस साल, तो यहाँ पे ये देखने मिल रहा है कि जो 6 ओबीसी कम्युनिटीज है उनको एसटी का स्टेटस चाहिए। एसटी स्टेटस ऑलरेडी ऑलरेडी सम कम्युनिटीज को असम में मिला हुआ है। जैसे कि जो मेजर एसटी कम्युनिटी है असम में वो है बोडोस, मिसिंग, कार्बी, राबा, सोनोवाल कचरी, लालूंग, गारो एंड दिमासा। ये ऑलरेडी इनको एसटी स्टेटस मिला हुआ है। और जो नई 6 कम्युनिटीज है जो एसटी स्टेटस मांग रहे हो प्रेजेंटली वो ओबीसी में है। तो एसटी स्टेटस मिलने का फायदा ये है कि आपको रिसोर्स एलोकेशन में फायदा होता है। आपको अगर लैंड कहीं खरीदना है तो एसटी स्टेटस है आसाम में, तो आपको इजीली लैंड मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा खुल जाती है। अगर पार्लियामेंट इलेक्शंस हो, पंचायत इलेक्शंस हो, तो वहां पे भी आप लड़ सकते हो। तो इसीलिए जो 6 कम्युनिटीज है उनका मैं नाम बताऊंगा, ताई अहोम, मोरान, मोटोक, सूतिया, कोच कोच रॉज बोंशी एंड टी ट्राइब्स। ये कम्युनिटीज जो अभी ओबीसी में है ये अभी मांग रहे कि उनको एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। आपको याद रखना है इन कम्युनिटीज का नाम, क्योंकि ये यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जीएस1 इंडियन सोसाइटी के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अभी दूसरी चीज है जो इस आर्टिकल में लिखी है, सुकृति बरुआ का आर्टिकल है ये। इन्होंने क्या बताया है कि जो आसाम की गवर्नमेंट है उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक बॉडी बनाई थी जिन्होंने रिकमेंड किया है कि ये जो 6 कम्युनिटीज है उनको एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। बट एट द सेम टाइम जो कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑफ ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, इसका कोई स्टैट्यूटरी ये कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं है, बट जो आज जितने भी एसटी ट्राइब्स है उनकी ये बॉडी है, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है। उनका ये कहना है कि ये जो 6 कम्युनिटीज है जो अभी एसटी स्टेटस मांग रही है वो पॉलिटिकली काफी पहले से स्ट्रांग रही है, और उनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ऐसा डिस्टिंक्ट कल्चर नहीं है, या फिर वो आइसोलेटेड जगह पे रहते नहीं, जो कि एक रिक्वायरमेंट है किसी भी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस मिलने के लिए। अब क्योंकि ये नहीं है तो वो ये बोल रहे हैं कि उनको आपको ये एसटी स्टेटस नहीं देना चाहिए। तो अभी अपने को जो जानना है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है। अगर गवर्नमेंट को इनको एसटी ट्राइब्स डिक्लेयर करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर। तो गवर्नमेंट को अगर किसी भी कम्युनिटी को एसटी में लाना है या एसटी लिस्ट में लाना है तो बेसिकली सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट, अभी इस केस में स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी कि ये 6 कम्युनिटीज है जो करंटली ओबीसी है, और हमने अभी सर्वे किया है, हमने अभी रिपोर्ट निकाली है, इसके हिसाब से इनको एसटी स्टेटस भी मिलना चाहिए। ऐसी रिपोर्ट वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को देंगे, जो असम गवर्नमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को देगी। फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स उस पर अध्ययन करेगी, उसके बारे में देखेगी, और वो रिपोर्ट बना के कैबिनेट कमेटी को भेजेगी। कैबिनेट कमेटी फिर उस पर फैसला लेगी और प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे अंडर आर्टिकल 342। तो यह आर्टिकल आपको याद रखना है। अंडर आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट विल इशू अ नोटिफिकेशन, और फिर
ये जो कम्युनिटीज है वो एसटी में नोटिफाई हो जाएंगी। पर ये जो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन होती है, इसकी वजह से टेम्पररी और एडमिनिस्ट्रेटिवली ही उनको एसटी स्टेटस का दर्जा मिलेगा। जबकि अगर उनको पार्लियामेंट की जो सीट्स है, एसटी सीट्स है, उसके उस पे लड़ना है, पंचायत की जो एसटी सीट्स है उस पे लड़ना है, तो उनको 342 सब क्लॉज 2 में पार्लियामेंट को भी ये अप्रूव करना पड़ेगा और उनको वो लिस्ट में इन कम्युनिटीज का नाम ऐड ऐड करना पड़ेगा। और तभी तभी ये जो 6 कम्युनिटीज है उनको वो एसटी लिस्ट के अंतर्गत आ जाएगी अंडर आर्टिकल 342। जो 342 के अंतर्गत जो शेड्यूल लिस्ट है उसमें फिर वो आ सकेंगी और फिर ये जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा और ऑल ओवर इंडिया में ये एप्लीकेबल होगा। तो इस आर्टिकल के हिसाब से ये जो एसटी कम्युनिटी है वो ऑलरेडी असम में 2 एसटी कम्युनिटीज है, एक हिल्स है, एसटी कम्युनिटीज ऑन हिल्स एंड एसटी कम्युनिटीज ऑन प्लेन। बट जो गवर्नमेंट है जो ये 6 कम्युनिटीज को ऐड करना चाहती है वो एक नई कैटेगरी बनाना चाहती है, एसटी कम्युनिटीज एसटी वैली। तो 3 टाइप ऑफ एसटी कम्युनिटीज आसाम में बनाना चाहती है गवर्नमेंट। ऑलरेडी जो 2 है, एसटी हिल एंड एसटी प्लेन्स, और जो नई बनाएंगे वो एसटी वैलीज, जिसमें ये 6 कम्युनिटीज ऐड करने की वो कोशिश कर रहे हैं। बट अभी वो देख रहे हैं कि इंटरनली काफी ऑपोजिशन है और ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे करेगी गवर्नमेंट। इसमें एक और प्रॉब्लम जो आ रहा है वो है कि जो मोरान मोरन मोटाक और कोच राजवंशी कम्युनिटी है वो गोलपारा की एरिया में रहते हैं। और ये जो गोलपारा का थोड़ा एरिया बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अंतर्गत आता है। तो अभी ये जो कम्युनिटीज वहां रह रही है फिर उनको भी एसटी कम्युनिटी का स्टेटस मिलेगा। और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के परमिशन के बिना अगर तुमने उस एरिया में कुछ भी चेंज करा तो इट विल नॉट बी दैट ऑल्दो लीगली। मुझे नहीं लगता कि अगर पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया तो बीटीसी उसको चैलेंज तो जरूर करेगी बट इट विल स्टैंड द स्क्रूटनी ऑफ कोर्ट। बट क्योंकि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल के अंतर्गत इंडिपेंडेंट पावर्स मिली है, तो उनका भी एक एनओसी लेने की कोशिश कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि ऑलरेडी हमारे रिलेशंस बांग्लादेश के साथ खराब हो चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये पता है। और कल को ये रिजर्वेशन के चक्कर में अगर ये सारी कम्युनिटीज एक दूसरे से ही भिड़ गई तो हमारे देश के हित के अगेंस्ट काम करने वाले जो ऑलरेडी एजेंट्स है वो शायद इसका यूज करके पूरे नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की कोशिश, या फिर जो कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑफ ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे उनसे बात करने की जो कोशिश गवर्नमेंट कर रही है वो सही दिशा में जा रहे हैं। और उनको कोई भी डिसीजन अंडर हेस्ट नहीं लेना चाहिए। इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस तो है और समवेयर दिस डिसीजन आल्सो सीम्स टू बी अ लिटिल बिट पॉलिटिकल। बट अपने को ये देखना है कि ये डिसीजन की वजह से अपने कंट्री के नॉर्थ ईस्ट में कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज समथिंग which is also important for UPSC students from internal security point of view. So keep this in mind. एक और चीज जो मैंने थोड़ी रिसर्च करी थी, ये जो एक कम्युनिटी है इसमें ताई अहोम्स करके, ये अहोम किंगडम की जो मेजर अहोम किंगडम था इनका, जैसे मराठास का मराठा किंगडम था, ताई अहोम्स का एक अहोम किंगडम था जो 1826 ट्रीटी ऑफ यांडोबा के बाद वो जो किंगडम था वो फिजल आउट हो गया। तो बेसिकली जो अहोम किंगडम 600 साल से रूल करते थे और ये जो आज के जो ट्राइब्स है, आज आज जिनको असम में एसटी स्टेटस मिला है, उनका यही कहना है कि दे हैव बीन पॉलिटिकली डोमिनेंट कम्युनिटीज। एंड अगर आप उनको एसटी स्टेटस दोगे तो हमारा जो राइट है, जो हमारी सीट्स है, उस पे हमारा हमारी जो सीट्स है वो हमारी राइट्स डाइल्यूट हो जाएंगी। हमारे को ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और जिसको आप दे रहे हो वो एक्चुअली में एसटी है ही नहीं, ऐसा वो कमिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनका कहना है। तो ये थर्ड आर्टिकल था, इनसाइड असम्स गवर्नमेंट कंटेंशियस एसटी स्टेटस बिड फॉर 6 कम्युनिटीज। आई होप आपको ये तीनों भी टॉपिक अच्छे से समझे होंगे। मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि एवरी डे आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन
द एक्सप्लेन्ड पेज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस इन सिंपल वर्ड्स एंड सिंपल लैंग्वेज। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। आपको अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन मेंटरशिप चाहिए, ऑफलाइन मेरा ऑफलाइन में नवी मुंबई में अवेलेबल हूँ, ऑनलाइन भी मेंटरशिप अवेलेबल है, और मैंने खुद सिविल सर्विसेज के 2 इंटरव्यू दिए हैं। तो आपको अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन मेंटरशिप की जरूरत है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं नंबर, उस पर आप कॉल कर सकते हो। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में डाल देना। थैंक यू।